जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का सेक्शन अगर है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले लगाइएगा। जन्मदाता कौन है? डुप्ले। और अगर सहायक संधि का सर्वाधिक विस्तार या प्रचार प्रसार कौन किया था? तब बेलेजली लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले लगाइएगा, न कि बेलेजली। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सिविल सेवा के जनक कौन है? भारत में सिविल सेवा के जनक अगर पूछ ले आपसे पूछ ले भारत में पुलिस के जनक कौन है, या आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार वंदे मातरम को यानी राष्ट्रीय गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इंपॉर्टेंट है ये तीसरा नंबर। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन था, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्ला। ठीक, चलिए। बंगाल विभाजन के समय भारतीय वायसराय कौन थे? बंगाल विभाजन का समय क्या था दोस्त? 1905 में हुआ था, उसमें वायसराय कौन थे? कर्जन। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन आंदोलन चलाया गया था? मतलब कौन सा आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में? ये इंपॉर्टेंट है। तो 1907 ईस्वी में एक आंदोलन चला गया था, स्वदेशी आंदोलन। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, स्वदेशी आंदोलन कब चला गया था? 1907 ईस्वी में। क्यों चला गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन लागू होने की एक तिथि निर्धारित की गई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो वो तिथि क्या थी दोस्त? 16 अक्टूबर को वो तिथि थी बंगाल विभाजन की। ठीक, 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? अच्छे प्रश्न मिलेंगे दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे, या भारत के पहले वायसराय कौन थे? दोनों प्रश्न का एक ही आंसर है, कैनिंग। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रारंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई थी, रीड और मुनरो। ये रीड और मुनरो प्रारंभ किए थे। महलवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी। ठीक, ये पश्चिम भारत में था, हाल्ट मैकेंजी महलवाड़ी। ठीक है, मैकेंजी महलवाड़ी मैकेंजी। ठीक, जैसे भी आपको समझ में आए उसे आप याद कर सकते हैं। चलिए, पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्त? पूना पैक्ट कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? तीनों इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। क्या उद्देश्य था? जो दलित थे, दलित को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, इसमें ऐसी बात कही गई थी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस की पहली अगर भारतीय लग गया तो सरोजिनी नायडू थी, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है तो सरोजिनी नायडू है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 इनका 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक, और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, और एक किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक, लेकिन अगर आपसे यही एक प्रश्न पूछ लेगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तीनों प्रश्न एक साथ हम लिख दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वहाँ एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक, एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट की दो पत्रिका हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वुड डिस्पैच कब आया था और उस समय कौन गवर्नर था? ठीक, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। ठीक, तो 1854 में आया था वुड डिस्पैच, उसमें डलहौजी था। चलिए आगे देखते हैं। व्यपगत का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प्पा नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीनों एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। ये किसने लाया था? डलहौजी। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा हड़प्पा नीति किसने चालू किया था या किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से। या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। कुशासन के आधार पर सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया था। ठीक है,
और गोद प्रथा निषेध के आधार पर अगर पूछ ले तो झांसी को, हम किसी क्लास में कराए हैं उसको, ठीक। गोद प्रथा निषेध के आधार पर किसको हड़पा गया था, तो झांसी को हड़पा गया था। किसको दोस्त, झांसी। चलिए आगे। भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी, सन था 1872 में, उसमें गवर्नर थे मेयो। विश्व में पहली जनगणना कब हुई थी, आप कमेंट में बताइए कब हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, स्वीडन में, ठीक। भारत में 10 के आधार पर जनगणना कब से प्रारंभ हुई, या वैज्ञानिक आधार पर जनगणना कब से प्रारंभ हुई, 1881 से लॉर्ड रिपन के समय, ठीक। जनगणना और जनसंख्या किस सूची के विषय हैं, बताइए। जनसंख्या और जनगणना दोनों किस, तो जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का है, और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ना अपील, ना दलील, ना वकील, काला कानून कहा जाता है किसे, रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्त, 1919 ईस्वी में। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। इस समय इसको 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे मनाया जाता है। कब हुआ था, 1925 ईस्वी को। स्थान क्या था, लखनऊ के पास था, उत्तर प्रदेश में काकोरी जगह है, वहीं पे हुआ था। अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान किस राज्य में है, ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान है। चलिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन तिथि लागू हुई थी, यह ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट निर्धारित किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ, ढाका में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था, सारे इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर ये प्रश्न बनेंगे, इनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं हम आप लोगों को, तो इसलिए सब वन लाइनर लिख दिया हूँ। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ते रहिएगा। नोट्स ना भी बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को एक बार 2 बार देख सकते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था, 1909 में। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी कब, 1909 ईस्वी में। किस एक्ट के से, मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इसको आपको यहाँ बता दिए, अंडरलाइन कर दिए। चलिए 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। इस यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया दोस्त, और दिल्ली से और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी। घोषणा हुई थी 11 में, हस्तांतरित हुई थी 12 में। 11 में क्या हुआ था दोस्त, घोषणा हुआ था, घोषणा, ठीक। चलिए 1915 ईस्वी में गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे, 9 जनवरी को, 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो 1907 ईस्वी में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, वो आपस में विलय हो गया, गरम दल और नरम दल का। चंपारण सत्याग्रह कब था, 1917 में था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये कौन सा, चंपारण। चंपारण किस राज्य पड़ता है, बिहार में। 1918 खेड़ा आंदोलन था। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा जो घटना है, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, तो 1917, 18, 19 आपको सारा डेट पता होना चाहिए। आइए 1919 में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। ये डेट आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे, किस राज्य में है, पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब। असहयोग, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, असहयोग, ठीक। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया, इसे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसी टाइम इसे स्थगित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को, ठीक। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। कौन किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की
के द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं, आइए देखते हैं। इनको उपाधि, राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और इनके दो अखबार थे। कौन कौन? एक अखबार था संवाद कौमुदी और एक था मिरातुल अखबार। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, रिपन है। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रिपन के समय। पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू होती है। पहली बात तो पंचायती राज व्यवस्था कई स्तरीय है, ध्रुव स्तरीय, त्रिस्तरीय। तो कई स्तरीय है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। सबसे पहले कब लागू होती है ये? 2 अक्टूबर को। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। दूसरी बार कहाँ लागू होती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एसआई में शायद क्वेश्चन पूछा था ये। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन अभी पूछा था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। ठीक, और शाह आलम सेकंड थे, मुगल शासक थे, और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। डायरेक्ट आपसे प्रश्न करेगा इलाहाबाद संधि कब हुई थी? 1765। क्लास में ही हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। और गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ये भी ज्योतिबा फूले की है। ना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम एक जगह लिख दिए हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जाम में एकदम धुआं करके आने की ज़रूरत है बस आपको। प्रकाश, जो देखिए सोम प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक साथ लिख दिया हूँ। सोम प्रकाश जो के पत्र के लेखक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये है सामने आपके। और जो सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती। तो डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर सवाल करेगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। ठीक, चलिए आगे। चलिए दोस्त देखते हैं शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था, शुद्धि आंदोलन। ठीक, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? बेलगांव अधिवेशन किस राज्य में है? कर्नाटक में। कब? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। ठीक दोस्त, चलिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाएं दी थी। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहते हैं? भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक, और वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय उपद्रव का पिता। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा, गीता रहस्य पुस्तक, ये सब बाल गंगाधर तिलक की हैं पुस्तकें, इन्होंने लिखा था। गोद प्रथा का विरोध करके, हाँ, आइए दोस्त देखते हैं गोद प्रथा का विरोध करके किस देशी रियासत को या किस रियासत को मतलब कि विलय किया गया था? तो झांसी को। अभी हम आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशासन के आधार पे अवध को। ठीक, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड स्पेच को। कब आया था? 1854 में। उसमें गवर्नर कौन था? डलहौजी थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आज़ाद, मौलाना आज़ाद हैं। ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम। हंटर आयोग का संबंध किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी आपको बताए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका रिवीजन होता रहेगा। संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? अभी आपको बताए हैं, कमेंट में बताइए। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। ठीक, तीसरा मंडल
तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है, डायरेक्ट एग्जामिनर सवाल करेगा गायत्री मंत्र से संबंधित कौन सा मंडल है। तीसरा 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल, और 10वां में पुरुषोक्त, 4 वर्णों का जिसमें उल्लेख है पुरुषोक्त 10वां। तीनों मंडल इंपॉर्टेंट है, हम आपको सामने दिखा दिए। वेद और ऋचाओं के ऋषि को क्या कहते हैं, होत्री। ठीक। अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, अघन्या शब्द गाय के लिए इसमें कहा गया है। अनुष्ठान, मंत्र, यज्ञ वाला वेद, कर्म कांड वाला वेद कौन सा है, अनुष्ठान है, मंत्र वाला, यज्ञ वाला वेद, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं, यजुर्वेद को। ठीक। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। अंधविश्वास जादू टोना वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अंधविश्वास और अथर्ववेद ऐसे आप याद कर सकते हैं, अंधविश्वास जादू टोना ये अथर्ववेद। त्रिवेद में शामिल नहीं है, त्रिवेद में कौन कौन से वेद हैं, एक शामिल नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो तीनों बाकी शामिल है। 4 वेद हैं, कौन कौन शामिल है देख लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, क्वेश्चन बनेगा सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पे है, जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक दोस्त, एतरेत सतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ है सब। एतरेत सतपथ और गौपथ किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक। एतरेत है ऋग्वेद के, एतरेत है ऋग्वेद का, सतपथ है यजुर्वेद का और गौपथ है अथर्ववेद का। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है, पूछेगा एग्जाम में आपसे। गद्य पद्य दोनों में कौन सा वेद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ठीक। कुल कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। कुल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। वेद कितने हैं दोस्त, 4 हैं। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। 6 वेदांग में कौन कौन से हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। 6 वेदांग। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। इसकी पुस्तक इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछेगा। ये मेगस्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हेनसांग भारत में कब आया था, किसके समय में आया था हेनसांग, यूपी पेट में पूछा था पहली बार जब पेट हुआ था, तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। हेनसांग की बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चर्चित पुस्तक है, उसका क्या नाम है, सीयू की, याद रखिएगा। हेनसांग कहाँ से आया था, चीन से। सारे बिंदुओं पे हम बात करते चलेंगे। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अल-बरूनी की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था, महमूद गजनवी। ठीक। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। अल-बरूनी की एक बहुत फेमस प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल हिंद। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भारत की खोज। अब भारत की खोज एक पुस्तक है, उसके लेखक कोई और है, कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रहेला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन थी। कांसा का निर्माण किससे होता है, तांबा और टीन से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे हम लोग। सबसे पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है, ये यूपी के मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। ये मांडा है, मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। ठीक। सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं, सुतकागडोर है, ये सबसे पश्चिमी है सुतकागडोर। ये किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे। और दैमाबाद गोदावरी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद किस नदी के, गोदावरी। आलमगीरपुर हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश मेरठ। शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, बीच बीच में रिवीजन करते रहिए, मस्त से पढ़ते रहिए। लोथल किस राज्य में है, लोथल अभी यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक, चीज़ें याद रखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये जो यूनेस्को में शामिल हुआ है लोथल, लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक, अभी राष्ट्र समुद्री संग्रहालय की स्थापना की गई है लोथल, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगा में। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कालीबंगा आखिर है कहाँ, ये है राजस्थान में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान। धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात में है। और धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस।
सॉरी माफ़ी चाहेंगे, धौलावीरा को शामिल किया गया है, लोथल को नहीं। धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि ये 3 भागों में विभाजित है, 3 जगहों पे है थोड़ा थोड़ा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनते हैं, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी हैं। और नृत्य करती नर्तकियों की कांस्य की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसी को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की। 2 प्रमुख फसल, तो उस समय गेहूं और जौ थी। कैसा है प्रश्न, लेकिन एग्जाम में पूछता है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे करना पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो आपको पता है महाजनपद कितने थे? 16। लेकिन बौद्ध अंगुत्तर निकाय में कितने जनपदों का उल्लेख है? 16। ठीक। आपसे यहाँ प्रश्न बनेगा, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक। अस्मक, गोदावरी नदी। ठीक। पोतन, या जो ये महाजनपद हैं, ये महाजनपद है ना, जो 16 महाजनपद है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं जो हम आपके सामने बता रहे हैं, आपको लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट। अस्मक की राजधानी कहाँ? अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन या पोटल। ये किस नदी के किनारे था? गोदावरी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ये यूपी वाले तो जरूर ध्यान रखेंगे। 2 कौन कौन से ध्यान रखना है? ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। एक है सूरसेन, ठीक, और दूसरा है ये आपका कौशल श्रावस्ती, और एक है कौशाम्बी में, ये वत्स वाला। ठीक। तो यूपी वाले ध्यान रखेंगे, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा और कौशल श्रावस्ती। 3 तो ऐसे याद हो गया, सबको याद हो गया। अब एक बचा है गंधार, गंधार वाला दक्षशिला, और मत्स्य जो है ये विराटनगर। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बीच बीच में रिवीजन कर दे रहिएगा। चलिए, जीन क्वेश्चन पूछा था, जीन विजेता या निर्ग्रंथ बंधनहीन किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को कहते हैं। ठीक। जीन, जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, या तो इनको ऋषभदेव कहिए या आदिनाथ कहिए। ठीक। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। ठीक। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक। 24वें या अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, शेर था। चलिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्त? वर्धमान। ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक। और साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध, यही पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे और बोधि वृक्ष के नीचे। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जैन धर्म से संबंधित थे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर और दिगंबर, ये दिगंबर लोग नंगे रहते थे। तो जो श्वेतांबर है ये किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के, और दिगंबर किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। आगे, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिरत्न में कौन कौन है? 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र, ये हो जाते हैं त्रिरत्न। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 5 महाव्रत में कौन कौन से हैं? सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। ये 4 तो हैं पार्श्वनाथ जी दिए थे, और एक है ये जो महावीर स्वामी दिए थे, ब्रह्मचर्य। तो हालांकि वनडे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन हमको पता जरूर होना चाहिए। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले पता होना चाहिए गोमतेश्वर की मूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान बाहुबली की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। देखिए, दोनों क्वेश्चन बनेंगे भाई। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में।
तो भगवान गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। दोनों एक साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र किसकी रचना है? ये भद्रबाहु की। अब आप भी बताइए कि भद्रबाहु श्वेतांबर से संबंधित है या दिगंबर से संबंधित है? अभी हम ऊपर बताएं, याद करिए, तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए आगे। ठीक है दोस्त, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट थे हम डिस्कस कर लिए। ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मस्त से आप लोग पढ़िए। ठीक, फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।